नमस्कार, मैं रविश कुमार। हाथरस मामले में अभी तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला है कि रात अंधेरे पीड़िता का शव जलाने का फैसला किसका था, आदेश किसका था। दोनों दो चीजें हैं। फैसला कोई और ले सकता है और आदेश जिलाधिकारी या वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का हो सकता है। इसके जवाब के लिए सीबीआई की जांच के इंतजार की जरूरत नहीं है, सरकार ही बता सकती थी। 48 घंटे तक एसआईटी गांव में रही, अधिकारियों सहित 100 से अधिक लोगों के बयान लिए, मगर इसका जवाब नहीं दे सकी कि परिवार की अनुमति और मौजूदगी के बगैर पीड़िता का शव रात में क्यों जलाया गया। 5 दिन बाद भी जवाब नहीं दिया जा रहा है। मां ने कहा है कि वो कैसे यकीन करे कि जहां से जलाने के बाद फूल चुनकर लाई है, यानी हड्डियां चुनकर लाई है, वो उनकी ही बेटी के शव का है। जबकि एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर आईपीएस और एसपी विक्रांत वीर सस्पेंड कर दिए गए। सर्कल अफसर राम शब्द, इंस्पेक्टर दिनेश कुमार वर्मा, सब इंस्पेक्टर जगवीर सिंह, हेड कांस्टेबल महेश पाल सस्पेंड किए गए। मगर आप सार्वजनिक रूप से नहीं जानते कि शव जलाने के लिए सस्पेंड किए गए या अन्य लापरवाहियों के लिए। हाथरस प्रशासन की तरफ से 2 तरह के जवाब आए। एक के शव जलाने के वक्त पीड़िता का परिवार था, जिसे पिता ने गलत बता दिया, यह डीएम ने कहा था। दूसरा जवाब आया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया गया ऐसा। दोनों जवाब अलग अलग अधिकारियों के थे। जिलाधिकारी ने भी इस पर साफ साफ नहीं कहा। कानून व्यवस्था के नाम पर विपक्ष को रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिस उतार दी गई, नोएडा से लेकर हाथरस तक में। जब विपक्ष को रोकने के लिए इतनी पुलिस है तो उसी की मदद से दिन के वक्त अंतिम संस्कार क्यों नहीं हो सकता था। जो पुलिस विपक्ष के नेताओं पर लाठियां बरसा सकती थी, गांव में पंचायत की अनुमति दे सकती थी, वह पुलिस एक मां और पिता को अपनी बेटी का शव आखिरी बार के लिए देखने नहीं दे सकी। क्यों? शव जलाने से पहले उनकी अनुमति का इंतजार क्यों नहीं कर सकती थी? हमें यह देखना चाहिए कि क्या इस तरह से शवों का जलाना सिस्टम का हिस्सा बन चुका है। यूपी में उदाहरण तो 2014 का भी मिलता है, लेकिन पिछले साल अप्रैल और दिसंबर के कुछ उदाहरणों से आप समझ सकेंगे कि यूपी में पुलिस तय करने लगी है कि अंतिम संस्कार कहां होगा, कब होगा और कितने लोग शामिल होंगे। तालाबंदी की शर्तों के लागू होने से बहुत पहले से पुलिस यूपी में यह काम कर रही है। हफिंगटन पोस्ट, कैरवा और टाइम्स ऑफ इंडिया से कुछ रिपोर्ट आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि पुलिस को पता चले और आपको कि हफिंगटन पोस्ट में 31 दिसंबर 2019 को अमन सेठी बिजनौर के सुलेमान और अनस के बारे में लिखते हैं कि पुलिस ने परिजनों को इनका शव एक ही शर्त पर दिया कि जल्दी और दूर के कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा, जबकि दोनों की मौत पुलिस की गोली से हुई थी। अनस के परिवार के गिने चुने लोगों को ही सदस्यों को दफन के समय आने की इजाजत दी गई। बिजनौर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विश्वजीत श्रीवास्तव ने हफ पोस्ट से कहा था कि अनस और सुलेमान को नेहटौर से दूर इसलिए दफनाया गया था क्योंकि उस समय नेहटौर में हालात बिगड़ सकते थे। यह भी कहा था कि परिवारों ने हमें आधी रात को अंतिम संस्कार करने की अनुमति दी थी। दोनों के परिवारों ने इस बात से इनकार किया था। कारवा पत्रिका में कौशल श्रॉफ ने मोहम्मद आसिफ और अलीम के बारे में लिखा है। दोनों की मौत गोली लगने से हुई थी। आसिफ ई रिक्शा चलाते थे। दोनों ही मामले में पुलिस ने जल्दी दफनाने का दबाव बनाया। अलीम के शव को तो मिलने के 2 घंटे के भीतर दफनाना पड़ा। पुलिस ने शव देते समय शर्त रखी थी कि दूर किसी कब्रिस्तान में दफनाया जाए। इसी 4 अक्टूबर की रिपोर्ट है टाइम्स ऑफ इंडिया की, पीयूष राय की। परिवार वालों का बयान छपा है कि पुलिस ने मेरठ में नूर का शव देते हुए दबाव बनाया था कि उसी वक्त दफनाना होगा। परिवार उसे मुजफ्फरनगर घर लाना चाहता था, मगर उसी रात दफनाना पड़ा। हाथरस की पीड़िता के परिवार की तरह सुलेमान, अनस, आसिफ, अलीम और नूर का परिवार भी इस क्रूरता का दंश आज तक झेल रहा है। इन मामलों में विपक्ष और मीडिया मुखर नहीं हो सका क्योंकि इनके नाम दूसरे हैं। बेशक राहुल गांधी ने मेरठ जाने का प्रयास किया था, मगर रोक दिए गए थे। जो समाज यह पूछ रहा है कि पीड़िता को दलित और वाल्मीकि क्यों कहा जा रहा है, वही समाज सुलेमान और अनस के समय तो कुछ भी नहीं पूछ रहा था। जाहिर है आप समझ सकते हैं कि पूछने वाला समाज कौन है। उसके सवाल सिस्टम को लेकर है ही नहीं। 4 अक्टूबर के ही टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में पीयूष राय ने लिखा है कि 2 अप्रैल 2018 को SC/ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ भारत बंद हुआ था। मेरठ में 25 साल के अंकुर जाटव को प्रदर्शन के दौरान पेट में गोली लगी।
अंकुर को इलाज के दौरान मेरठ से गाजियाबाद भेजा गया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने परिवार पर दबाव डाला कि अंकुर को वापस मेरठ ना ले जाएं, वरना अंकुर की मौत के सिलसिले में एफआईआर नहीं होगी। अंत में अंकुर का अंतिम संस्कार गाजियाबाद में ही किया गया। उसका शव घर नहीं जा सका। फ्लैशबैक से चीजें साफ हो जाती हैं। 3 अक्टूबर को 8:31 पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया कि केस सीबीआई को दिया जा रहा है। क्या उसकी अधिसूचना जारी हुई? अधिसूचना जारी होने में 3 से 5 अक्टूबर का वक्त क्यों लगा? इतना हंगामा होने के बाद आपने कहा सीबीआई इसकी जांच करेगी। अभी तक सीबीआई को यह केस सौंपा नहीं गया, अभी तक नहीं सौंपा गया। जांच के मुंहजबानी आदेश दिए जा रहे हैं, जांच सौंपी नहीं जा रही। फॉरेंसिक रिपोर्ट की बात की जा रही है, गुड़िया के डाइंग डिक्लेरेशन की बात नहीं की जा रही। 22 सितंबर को जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के जिस डॉक्टर ने मेडिको लीगल किया है उस गुड़िया का, उसमें साफ तौर पे रेप के घटना की पुष्टि होती है। इस मामले में या किसी भी मामले में सबूतों की समझ और जांच की प्रक्रिया का अंदाजा होना चाहिए, तभी आपके सवाल सही होंगे। शव को जलाना सबूत का नष्ट करना भी है। यही नहीं, SC/ST एक्ट, प्रिवेंशन एक्ट ही बना है ताकि समाज समुदाय का दबाव ना बन सके। इस मामले में साफ है कि प्रशासन ही दबाव बना रहा है। उनका फोन छुड़ा लिया है और वो हमको किसी को लेकर नहीं दे रहे बाहर। फोन भी ले लिया आप लोगों से? फोन भी ले लिया है। पुलिस निकलने नहीं दे रही? निकलने नहीं क्या दे कर रखा है पुलिस ने? पुलिस क्या कहाँ कैसे लगी है घर में? घेराबंदी कर रखी है चारों से, छत पे, गांव में, गली में। डीएम साहब धमकी दे रहे हैं वहाँ पे? उनको धमकी दे रहे हैं। डीएम साहब क्या कह रहे हैं? उनकी छाती पे लात मारा था तो उनकी दर्द हो रहा है। किसको छाती पे लात मारा? उनके किसने? डीएम सामने मारा। किसको? कल बेहोश हुए थे वो? ताऊ को मारा? कल ताऊ जी बेहोश हुए थे क्या? हाँ, ताऊ बेहोश हो गए। पीड़ित परिवार से फोन छीन लिए गए, प्रेस से मिलने से रोका गया। यह सीधा SC/ST एक्ट के उद्देश्यों का हनन है। अधिकारियों का तबादला या उनका निलंबन इस मामले में कार्रवाई नहीं है। क्या इसके लिए अधिकारियों पर SC/ST प्रिवेंशन एक्ट लगेगा, जबकि साफ साफ लिखा हुआ है कि लगना चाहिए। उनके खिलाफ FIR होगी। जिलाधिकारी का यह वीडियो सामने आया है, इसकी रिपोर्टिंग हो चुकी है। क्या यह धमकी नहीं है? क्योंकि इसी के बाद फोन छीनने की घटना सामने आई थी। अगर ऐसा है तो न्याय की उम्मीद किससे की जाए? आप अपनी विश्वसनीयता खत्म मत करिए। ये मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बचेंगे कल रात को, और हम ही आपके साथ खड़े हैं। ठीक है? अब आपकी इच्छा, आपको बार बार बयान बदलना नहीं बदलना है, अभी हम भी बदल जाए कि नहीं। क्या जिलाधिकारी के खिलाफ SC/ST एक्ट लगेगा? यह सवाल पूछने से पहले सोच लीजिएगा। यूपी के एक जिलाधिकारी ने अवैध रूप से एक डॉक्टर कफील खान पर रासुका लगा दिया था। कोर्ट ने ही कहा था कि अवैध रूप से लगाया गया है। स्टेट का काम है, राज्य का काम है संरक्षण देना, मगर स्टेट ही पीड़िता को धमकी देता हुआ प्रतीत हो, नजर आए, तब क्या समझा जाए? सरकारें संविधान को रिप्रेजेंट करती हैं, समाज जाति व्यवस्था को। तो इसके पहले जब जाति व्यवस्था के लोग दलितों पर हमले करते थे तो दलित सरकार के पास जाते थे और न्याय की मांग करते थे, उन्हें संरक्षण मिलता था। योगी लगता है कि राज्य को रिप्रेजेंट करने की बजाय जाति व्यवस्था को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसलिए दलितों का जीवन और मुश्किल में पड़ गया है। और एक चुनी हुई सरकार के प्रतिनिधि जब सरकार को रिप्रेजेंट करने की बजाय समाज को यानी जाति व्यवस्था को रिप्रेजेंट करना शुरू कर देते हैं, तो यह चुनी हुई सरकार जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को जो मैंडेट मिला था उस मैंडेट का कंप्लीट सबवर्जन है। इंडियन एक्सप्रेस में जिज्ञासा सिन्हा की एक रिपोर्ट छपी है कि जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के चीफ मेडिकल ऑफिसर ने कहा है कि फोरेंसिक साइंस लैब की रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं है, जिसके आधार पर यूपी पुलिस कह रही है कि बलात्कार नहीं हुआ है। महिला से कथित बलात्कार के 11 दिन बाद सैंपल लिए गए, जबकि सरकार की गाइडलाइन है 96 घंटे के भीतर सैंपल लेने के। इसलिए यह रिपोर्ट बलात्कार की पुष्टि कर ही नहीं सकती है।
पीड़िता के बयान के बाद सैंपल फोरेंसिक साइंस लैब में भेजा गया था, जो 22 तारीख को बयान दिया गया। अब सीएमओ साहब कह रहे हैं कि उन्होंने एक्सप्रेस से ये बात ही नहीं की, मगर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष बयान दे रहे हैं ऐसा। क्या पुलिस को यह कानूनी बात पता नहीं है? पुलिस ने बलात्कार की पुष्टि नहीं होने की बात कहने में जल्दबाजी क्यों की, जबकि शव क्यों जलाया गया, इसका कोई तार्किक उत्तर अभी तक नहीं दे सकी है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट भी अब प्राप्त हो गई है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो सैंपल एकत्रित किए गए थे उसमें किसी तरह का स्पर्म और शुक्राणु नहीं पाया गया है। यह स्पष्ट हो गया है कि उनके साथ, पीड़िता के साथ कोई रेप या मास रेप की बात नहीं हुई थी। जो मृत्यु का कारण आया है वो गले में चोट होने के कारण और उसके दौरान जो ट्रॉमा होता है उसके कारण आना बताया गया है। इस बयान के बाद व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में इस घटना को खारिज करने के कई तरह के मैसेज घुमाए जा रहे हैं। एक समानांतर जनमत बनाया जा रहा है कि बलात्कार की घटना नहीं हुई है, ये जानते हुए भी कि उसकी हत्या हुई है। और यहां बड़ा सवाल रात अंधेरे में जलाने का भी है। जब सीमन डिस्चार्ज होता है तो सीमन के 2 पार्ट है। आप जो एडीजी ला बात करे या कोई भी करे, एक तो स्पर्मेटोजोआ है जो 2 घंटे में खत्म हो जाएगा, और एक प्रोस्टेटिक डिस्चार्ज है जो 48 आवर्स में खत्म हो जाएगा। तो स्पर्मेटोजोआ तो रेयरली ही मिलता है, तो स्पर्म की बात तो आप करो मत, प्रोस्टेटिक डिस्चार्ज की बात कर सकते हो, जिसमें 2 ब्लड ग्रुप आएंगे। एक तो लड़की का ब्लड ग्रुप होगा, दूसरा उसका अक्यूज्ड का ब्लड ग्रुप होगा। ये इल्यूजन एब्जॉर्प्शन टेक्निक से इसको इल्यूट कर लेते हैं। 11 दिन के बाद तो वेजाइना में कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। एसोसिएटेड कोलेटरल इंजरीज के एविडेंस मिल सकते हैं अगर जांच ठीक तरीके से एक्सपर्ट द्वारा करी गई हो तो। फोरेंसिक एक्सपर्ट कह रहे हैं कि लैब रिपोर्ट का दावा सबूत नहीं है, क्योंकि उसमें सबूत ही नहीं है। अब आते हैं गुप्तांगों में चोट लगने की बात, वेजाइनल इंजरी पर। एक रिपोर्ट का हवाला दिया जा रहा है कि चोट नहीं लगी है। पुलिस जानती है कि 2013 के कानून के बाद बलात्कार की परिभाषा काफी व्यापक कर दी गई है, फिर भी चोट न लगने वाली बात को हवा दी गई ताकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में झूठ का प्रसार होता रहे। धारा 375 भारतीय दंड संहिता बलात्कार के अपराध की परिभाषा देता है। सेक्शन 375 इंडियन पीनल कोड में कई संशोधन किए गए 2013 में, और इस परिभाषा को और मजबूत किया गया। 375 के अनुसार अगर कोई पुरुष अपना लिंग, अपना पीनिस या कोई और बॉडी पार्ट या किसी वस्तु, कोई चीज को औरत की वजाइना, माउथ, एनस में बिना महिला की सहमति, इजाजत, मर्जी के अंदर डालता है तो बलात्कार का अपराध बन जाता है। इसमें सबसे सेंट्रल पॉइंट क्या है? महिला की इच्छा, महिला की सहमति, महिला की मर्जी, उसके बिना किया गया इस तरह का पेनिट्रेशन एक अपराध है 375 में। ये पेनिट्रेशन, और ये बार बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, स्लाइटेस्ट पेनिट्रेशन, जरा सा पेनिट्रेशन होने से बलात्कार का ऑफेंस बन जाता है। इसके लिए पूरा सेक्सुअल इंटरकोर्स होना या सीमन के एजैक्यूलेशन होने का, सीमन के डिस्चार्ज होने की कतई जरूरत नहीं है। 2004 में बड़े स्पष्ट शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में लिखा, रेप इज अ क्राइम, इट इज नॉट अ मेडिकल कंडीशन। बलात्कार हुआ है या नहीं हुआ, ये डॉक्टर या फोरेंसिक लेबोरेटरी का टेस्ट तय नहीं करता। ये बात कई सबूतों और बयानों के बिना पर अदालत तय करती है। और बलात्कार में केस में सबसे अहम भूमिका है उस औरत के अपने बयान की। अगर वो कहती है ये उसकी मर्जी के बिना था तो बलात्कार बनता है। मेडिकल एविडेंस की क्या भूमिका रहती है रेप के केस में, इस पर भी बिल्कुल स्पष्ट है सुप्रीम कोर्ट और इंडियन जूरिस्प्रूडेंस कि मेडिकल एविडेंस केवल कोरॉबरेट कर सकता है इस बात को, वो डिटर्मिनेटिव नहीं है, इट इज कोरॉबरेटिव इन नेचर। अब आते हैं मेडिको लीगल केस के बारे में। इसकी हालत अगर ठीक होती तो बलात्कार के मामले में नेताओं को दौरा नहीं करना पड़ता। अनेक प्रमाण हैं कि इस स्तर पर केस को मैनेज किया जाता है।
बेशक इस देश में झूठे केस दर्ज होते हैं, वो सिर्फ बलात्कार के मामले में नहीं बल्कि हत्या और डकैती के मामले में भी होते हैं। आतंक के मामले में भी झूठे केस होते हैं और अवैध रूप से एनएसए लगाया जाता है। सवाल है कि ऐसा सिस्टम है ही क्यों जहां झूठे केस दर्ज करना आसान है, और जब स्टेट किसी केस को झूठा बनाने में लग जाए तो उस फ्रॉड पर क्या किसी की सजा हो सकती है? क्या आपने कभी सुनी भी है? इस किताब का नाम है पब्लिक सीक्रेट्स ऑफ लॉ, रेप ट्रायल्स इन इंडिया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से छपी है और 1295 रुपए की है, अमेजॉन पर है। बलात्कार के मामलों को रिपोर्ट करने से पहले हर चैनल के रिपोर्टर और संपादक को पहले यह किताब पढ़नी चाहिए। इस किताब के चैप्टर 6 के 290वें पन्ने पर मेडिको लीगल के बारे में एक प्रसंग है। टेक चंदानी ने मेरठ के ट्रायल कोर्ट में बलात्कार मामले में दर्ज मेडिको लीगल केस का अध्ययन किया है। टेक चंदानी ने कई रिपोर्ट के अध्ययन के बाद पाया है कि मेडिको लीगल रिपोर्ट में करीब करीब समानता होती है। ज्यादातर में यही लिखा होता है कि बाहरी या भीतरी चोट नहीं है, गुप्तांग की रिपोर्ट निगेटिव दी जाती है, खून नहीं बह रहा होता है, पीड़िता बहुत पहले से सेक्स संबंध करती रही है, यह सब लिखा होता है। और तो और कई मेडिकल रिपोर्ट में यह बात लिखी गई है कि पीड़िता के गाल पर तिल के निशान हैं। आमतौर पर बलात्कार की किसी भी रिपोर्टिंग में इस तरह की बातें नहीं आती हैं। सारा हंगामा चंद बातों तक ही सीमित रह जाता है कि विपक्ष राजनीति कर रहा है। हाथरस में मौजूद और स्टूडियो से कवर कर रहे शायद ही किसी संवाददाता और संपादक को ऐसी ट्रेनिंग मिली हो कि बलात्कार की रिपोर्टिंग के शब्द क्या होने चाहिए और कानून की धाराएं क्या होनी चाहिए, सवाल क्या होने चाहिए। मैं अपनी बात भी कर रहा हूं। यह तब पता चलेगा जब आप प्रतीक्षा बख्शी की किताब पब्लिक सीक्रेट्स ऑफ लॉ, रेप ट्रायल्स इन इंडिया पढ़ेंगे। मेरे इस कार्यक्रम का लहजा सनसनीखेज नहीं है, बोरिंग सा है, लेकिन कानून का काम इसी तरह होता है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने आपको समझा दिया होगा कि मुआवजे के लिए लोग आरोप लगा देते हैं। अगर आप इसी का डेटा पता करेंगे और यह किताब पढ़ेंगे तो जान सकेंगे कि मुआवजा भी ठीक से नहीं दिया जाता है। किसी केस को खारिज अगर सबूत और जांच के आधार पर किया जाए तो वह ठीक है, लेकिन इस तरह धारणा बनाकर कि प्रेम संबंध होगा, पहले से सेक्स संबंध होगा, बात नहीं बनी होगी, मामला झूठा है, यह ठीक नहीं है। प्रतीक्षा बख्शी ने एक लाइन लिखी है कि स्टेट जब फ्रॉड करता है तो उसकी सजा किसी को नहीं मिलती है। 2012 से बलात्कार के मामले में रिपोर्टिंग की दिशा हल्ला हंगामा की रही है। कई बार यह भी जरूरी हो जाता है, जैसे हाथरस मामले में नौजवान महिला पत्रकारों ने पुलिस के पहरे को चुनौती न दी होती तो न जाने पीड़िता के परिवार पर क्या बीतती। संस्कार वाले बयानों से सतर्क रहा कीजिए। सवाल सरकार के संस्कार का है और विधायक जी लड़की के संस्कार का सवाल उठा रहे हैं। लड़की का संस्कार कैसा हो, कम से कम ये काम इस देश में जो विश्व गुरु हो चुका है किसी विधायक से पूछकर मत कीजिएगा। मैं एक विधायक के साथ साथ शिक्षक हूँ। ये घटनाएं संस्कार से ही रुक सकती है, शासन और तलवार से रुकने वाला नहीं। सभी पिता और माता का धर्म है कि अपनी जवान और युवती बेटी को भी एक संस्कारित वातावरण में रहने, चलने और वातावरण में अपना व्यवहार, एक शालीन व्यवहार प्रस्तुत करने का तरीका सीखना चाहिए और सिखाना चाहिए। सब हम का धर्म है, अभिभावक का भी धर्म है, मेरा भी धर्म है, सरकार का भी धर्म है, लेकिन परिवार का भी धर्म है। तो जहां सरकार का धर्म करना, रक्षा करने का धर्म है, वहां परिवार का भी धर्म है कि अपने बच्चों में संस्कार डाले। तो सरकार और संस्कार मिलकर के भारत को सुंदर रूप दे सकता है, नहीं तो दूसरा कोई विधा सामने आने वाला नहीं। ऐसे बयान हवा में नहीं दिए जाते हैं। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं, उनके लिए बयान दिए जाते हैं। अब आते हैं नार्को टेस्ट को लेकर। मुख्यमंत्री के ट्वीट में नार्को टेस्ट की बात थी, इसे भी आप हिंदी में समझिए। नार्को टेस्ट का संबंध झूठ से है। अगर कोई झूठ बोल रहा है तो नार्को टेस्ट होगा, जिससे पता चले कि सच क्या है। सभी नेताओं का हो जाना चाहिए फिर तो। यह दलील व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के मैसेज को मजबूती देती है, जो इस वक्त खूब चलाई जा रही है कि आरोप झूठा है, ताकि दोनों मैच हो जाएं आपस में। 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में साफ साफ कह दिया है कि नार्को टेस्ट कानूनी रूप से मान्य नहीं हो सकता। हाँ रवीश, बहुत बड़ा प्रश्न है। मुझे ताज्जुब है कि जब देश की सबसे बड़ी अदालत जो है वो नार्को एनालिसिस को इलीगल और गैर कानूनी मान चुकी है, असंवैधानिक घोषित कर चुकी है, तो इस प्रकार इस फैमिली के ऊपर, यानी विक्टिम की फैमिली का नार्को एनालिसिस होगी। कोर्ट ने एक्यूज
जो कि मुल्जिम है, उसकी भी नार्को एनालिसिस पे बैन लगा रखा है। 1922 से ये ट्रुथ सीरम का कुछ ना कुछ झगड़ा चलता रहा है। CIA इसका बहुत इस्तेमाल करती रही है। 1977 में CIA ने USA की सीनेट को बताया कि कोई मैजिक नहीं है इस ट्रुथ सीरम में। 1989 में न्यू जर्सी की सुप्रीम कोर्ट ने उसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया। देखिए रवीश, कानून ये है कि जो क्रिमिनल केस है उसमें एक्यूज को राइट टू साइलेंस है, उसे खामोश रहना है। एक्यूज के बारे में एविडेंस प्रोसिक्यूशन को लेके आनी है। अब जो हमारा संविधान है उसके आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में दिया हुआ है कि किसी को भी मजबूर नहीं किया जाएगा कि वो अपने विरुद्ध एविडेंस दे। अब जैसे आप कन्फेशन नहीं कर सकते हैं इन वॉलंटरी, उसी तरह किसी को कोई ट्रुथ सीरप, कोई ड्रग दे दें और उस ड्रग को देने के नतीजे में वो एनेस्थीसिया की वेरियस स्टेजेस में चला जाता है, उसकी बॉडी शेक होने लगती है, उसको चुभन होती है, उसको पेन होती है और दर्द होती है। और अक्सर उससे इस कंडीशन में जब ये कहा जाता है कि तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुमने ये किया, वो कह देता है हाँ मैंने ये किया, हाँ मैंने ये किया। कई केसेस में इस्तेमाल हो चुका है, निठारी किलिंग केस में भी ये इस्तेमाल हुआ था। लेकिन इसकी संवैधानिकता पर बड़े प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं। एक तो 50% केसेस में लोग अपनी रिटेन कर लेते हैं सेंसस को और वो इस प्रोसेस के दौरान भी जो चीज नहीं बताना चाहते वो नहीं बताते। तो कोई साइंटिफिक रिसर्च नहीं है जो ये बात साबित करती हो कि नार्को एनालिसिस में सच बाहर आ जाता है। दूसरी चीज ये रवीश समझ लीजिए कि ये जो बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है श्रीमती सेल्वी एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का May 5, 2010 का, उस जमाने की जो कांग्रेस सरकार थी उनके अटॉर्नी जनरल वानावती, उन्होंने भी इसका फेवर किया था और उन्होंने कहा था इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को ये मैंडेट है कि ये होना चाहिए। तो जितनी सरकारें होती हैं, जितनी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज होती हैं, वो अपना कलेक्शन ऑफ एविडेंस सही से नहीं करना चाहती। अपने काम को हल्का करने के लिए नार्को एनालिसिस और इस तरह की और जो टेक्निक है, डिसेप्शन डिटेक्शन टेस्ट, पॉलीग्राम है, ब्रेन मैपिंग है, इन सब का इस्तेमाल करना चाहती हैं। खास बात मैं रवीश ये कहना चाहता हूं कि इस पूरे मामले में वॉलेंट्री स्टेटमेंट नहीं आता। वो आदमी के माइंड पे असॉल्ट हो रहा है, उसकी बॉडी पे असॉल्ट हो रहा है, आप उसको एक इंट्रावीनस इंजेक्शन दे रहे हैं, एक ड्रग दे रहे हैं, और असॉल्ट आपको मालूम है कि हमारे क्रिमिनल लॉ के तहत एक क्राइम है। मैं ये समझता हूं कि ये जो इंस्ट्रक्शन दी गई कि एक्यूज का नार्को एनालिसिस हो और विक्टिम की फैमिली की नार्को एनालिसिस हो, ये बिल्कुल गैर कानूनी है और असंवैधानिक है। नार्को टेस्ट की बात लाकर पीड़िता की यातना और बढ़ा दी गई है। जिस परिवार ने अपनी बेटी का शव तक नहीं देखा, अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सका, वो अब इस टेस्ट से गुजरेगा कि झूठ तो नहीं बोल रहा। कई मामलों में सीबीआई का रिकॉर्ड बेहद खराब है। बिहार के मुजफ्फरपुर में बालिका गृह में कई बच्चियों के साथ कथित बलात्कार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा डांट लगाई थी और केस का ट्रायल दिल्ली शिफ्ट कर दिया था। लेकिन कुछ मामलों में सीबीआई ने ठीक काम किया है। इनमें से ज्यादातर वही मामले होंगे जिन पर पब्लिक ने दबाव बनाया और विपक्ष ने राजनीति की। 2010 में बुंदेलखंड में बलात्कार और हिंसा का एक केस हुआ। बसपा के विधायक पुरुषोत्तम नाथ द्विवेदी ने बसपा के ही कार्यकर्ता की बेटी के साथ बलात्कार किया। 2 महीने के भीतर मुख्यमंत्री मायावती ने अपने विधायक को सस्पेंड किया और उसके 10 दिन के भीतर गिरफ्तार करा दिया। राहुल गांधी तब भी बांदा गए थे, अखिलेश यादव भी गए थे और स्मृति ईरानी भी गई थी। क्या स्मृति ईरानी राजनीति करने गई थी? यह केस भी सीबीआई को गया। जून 2015 में विधायक पुरुषोत्तम द्विवेदी को 10 साल की सजा हुई। राजनीतिक दबाव का अच्छा असर होता है कभी कभी। लेकिन 2017 के उन्नाव केस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या किया? पुरानी रिपोर्ट पढ़िए इंटरनेट पर, तो बीजेपी के विधायक रहते हुए कुलदीप सिंह सेंगर की शेखियों का पता चलेगा। अगर विपक्ष ने राजनीति कर दबाव नहीं बनाया होता तो मामला सीबीआई को नहीं जाता। विपक्ष को 2019 के चुनाव में इस राजनीति से कोई लाभ नहीं हुआ, वोट ही नहीं मिला।
मगर कुलदीप सिंह सेंगर को सजा हुई। उस मामले में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और नोएडा से चलने वाले राष्ट्रीय चैनल उतने सक्रिय नहीं थे, काम चलाऊ रूप से कवर कर रहे थे। आप आर्काइव चेक कर सकते हैं। इसके बाद भी 9 सितंबर 2020 को पीटीआई की खबर के अनुसार अगस्त महीने में सीबीआई ने राज्य सरकार को लिखा था कि उन्नाव मामले में 4 पुलिस अफसरों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्नाव की जिलाधिकारी अदिति सिंह, एसपी पुष्पांजलि देवी, एसपी नेहा पांडे, एडिशनल एसपी अष्टभुजा सिंह के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। अक्टूबर का महीना शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री ही बेहतर बता सकते हैं कि इन चारों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई या कार्रवाई में देरी क्यों हो रही है या अब नहीं होगी। सबूतों और कानूनी प्रक्रियाओं की समझ अगर साफ नहीं होगी तो हमारी बहस भटक जाएगी। आज भी ज्यादातर पीड़िताएं सीधे बलात्कार नहीं बोल पाती हैं, उन्हें बोलने में वक्त लग जाता है। उनके शरीर पर हमला हुआ होता है, मानसिक आघात पहुंचा होता है, उनके पास शब्द ही नहीं होते कि तुरंत बोल दें कि बलात्कार हुआ है। कई बार वे दूसरे शब्दों का सहारा लेती हैं कि उनके साथ गलत काम हुआ है, गंदा काम हुआ है, जबरदस्ती हुई है, इज्जत लूट ली गई है। हाल फिलहाल तक हिंदी के अखबार लिखा करते थे कि मुंह काला किया गया है, उनके पास भी बलात्कार शब्द नहीं था। ब्रेक के बाद बताएंगे कि मीडिया कितनी चालाकी से आपके जहन से विपक्ष की जगह खत्म कर रहा है ताकि आप खत्म हो जाएं और ये सवाल वो पूछने से बच जाए कि प्रियंका गांधी का कुर्ता पुलिस अधिकारी ने कैसे पकड़ा था। एक अक्टूबर के प्राइम टाइम को आप देखिए, यूट्यूब में है विपक्ष कहां है का सवाल उठाया गया था। पहले हमने बताया था कि विपक्ष की तलाश आवाज के लिए नहीं हो रही है बल्कि यूपी बनाम राजस्थान के मैच के लिए हो रही है। क्या इस मामले में विपक्ष की सक्रियता से कुछ भी नहीं हुआ? लखनऊ से अधिकारी आए, पीड़िता के परिवार से मिले, सीबीआई जांच के आदेश हुए, पीड़िता के परिवार को फोन वापस मिला और प्रेस से मिलने दिया गया। विपक्ष की सक्रियता के बाद ही मीडिया सक्रिय हुआ, खासकर नोएडा से चलने वाले राष्ट्रीय चैनल। वही मीडिया कहने लगा कि इस लिहाज से तो स्मृति ईरानी को 2011 में बांदा नहीं जाना था, जबकि उन्होंने बिल्कुल ठीक किया था। स्मृति ईरानी ने राहुल पर हमला तो कर दिया, मगर वे प्रियंका गांधी के साथ हुई इस घटना पर बोल सकती थी। महाराष्ट्र की बीजेपी सांसद भारती प्रवीण पवार और महाराष्ट्र भाजपा की उपाध्यक्ष चित्रा किशोर बाग ने प्रियंका गांधी के कुर्ता पकड़े जाने पर ऐतराज जताया है और ट्वीट किया है। इस तस्वीर में नौटंकी नहीं हो रही है, बल्कि एक पुरुष पुलिस अधिकारी एक महिला नेता का कुर्ता खींच रहा है। क्या यह अधिकारी नहीं जानता था कि इस तरह से किसी महिला नेता का कुर्ता खींचने का क्या मतलब होता है? कम से कम वह प्रियंका गांधी की नजरों से ही सतर्क हो सकता था कि उससे गलती हो चुकी है, मगर वो नजर मिलाता हुआ कुर्ता खींचता रहा। ऐसा करते हुए यह अधिकारी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक स्टेट बन जाता है कि वह इस स्टेट में किसी महिला नेता का कुर्ता पकड़ सकता है या फाड़ सकता है। खैर, इस मामले में नोएडा पुलिस ने सही बयान जारी किया और अफसोस जाहिर करते हुए जांच की बात कही है। लेकिन इस मामले में क्या हुआ? ये अमृता धवन है, इनका कुर्ता कैसे फटा? दिल्ली की महिला कांग्रेस अध्यक्ष अमृता, क्या इसके लिए जांच हो रही है? क्या इसके लिए किसी को अफसोस हुआ? जब हम लाठी से नहीं उनके डरे तो उसके बाद उन्होंने कपड़े पकड़ के सबके खींचे, मेरे भी कपड़े उन लोगों ने हाथ लगाए और जिस तरीके से छीना झपटी करके हमको पीछे करने की कोशिश की। अरे अगर आपको हमें धक्का देना भी है तो हमारे शरीर से हमको पकड़ो ना। क्या आपको लग रहा है कि प्रियंका गांधी और अमृता धवन के साथ जो हुआ वो आपाधापी में हो गया? अगर ऐसा समझकर आप खुद को सच से भगाना चाहते हैं तो मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। गांधी जयंती के दिन तृणमूल कांग्रेस डेरेको ब्रांड, महिला सांसद प्रतिमा मंडल, काकोली घोष, दस्तीदार और पूर्व सांसद ममता ठाकुर हाथरस की तरफ गए। कई एंगल से वीडियो आए हैं। पुलिस महिला नेताओं को हाथ लगा रही है, सांसद डेरेको ब्रांड को धक्का देकर गिरा देती है,
क्या एक सांसद के साथ धक्का मुक्की होनी चाहिए? क्या एक महिला सांसद के साथ इस तरह का बर्ताव होना चाहिए? और क्या इस पर स्पीकर और सभापति ने संज्ञान लिया? पूर्व सांसद ममता ठाकुर ने सदर एसडीएम प्रेम प्रकाश मीणा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है धक्का देने और महिला के साथ अभद्रता के साथ पेश आने के मामले में। प्रतिमा मंडल तो खुद अनुसूचित जाति की हैं, उन्हें धक्का दिया गया, एक महिला सांसद के साथ ऐसा बर्ताव हुआ। पूर्व सांसद जयंत चौधरी का वीडियो आपने देखा होगा, वो तो प्रेस से बात कर रहे थे मगर अचानक पुलिस पीछे से आकर लाठी भांजने लगती है। जाहिर है जयंत को पता ही नहीं था कि पुलिस आ रही है लाठी लेकर। आप भी इस वीडियो में देख सकते हैं कि जयंत लाठी मारने के वक्त ना तो भाषण दे रहे थे ना किसी को भड़का रहे थे। विपक्ष के लिए राजनीति करना आसान नहीं है। मीडिया उसे गायब कर देता है और सामने तभी लाता है जब आपको इस तरह से बताता है कि राजनीति करना अपराध है। अगर गलत तथ्यों को लेकर राजनीति हो तो उस राजनीति को गलत बताना चाहिए, लेकिन जहां पुलिस महिला नेता के कुर्ते फाड़ दे या कुर्ता पकड़कर खींच रही हो, वहां सरकार से सवाल ना होकर विपक्ष पर आरोप लगे कि राजनीति चमका रहा है, तो इसका मतलब एक ही है, न्यूज चैनलों का लोकतंत्र में यकीन नहीं रहा। गनीमत है चैनलों ने यह नहीं कहा कि उमा भारती अस्पताल से राजनीति चमका रही हैं और कह रही हैं योगी आदित्यनाथ को कि आप राजनीतिक दल और प्रेस को पीड़िता के परिवार से मिलने दें। बीजेपी के कई सांसदों ने कहा है कि पीड़िता का शव जलाने के मामले में ठीक नहीं हुआ। राजनीति करना अपराध नहीं है, किसी अपराध पर पर्दा डालना दूसरी तरह की राजनीति है जो अपराध है। चैनल के संपादक जानते हैं, मगर उनका टाइम इन दिनों अच्छा कट रहा है। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।